सुप्रभात। मैं डॉक्टर अर्जुन के तड़वी। मित्रों, पहले व्याख्यान के बाद यह हमारा दूसरा व्याख्यान है। पहले व्याख्यान में मैंने कहा था कि पाठ्यक्रम के बाद मैं साहित्य की एकांकी स्वरूप के बारे में बात करूंगा। तो मित्रों, सबसे पहले हम बात करते हैं साहित्य की। साहित्य है क्या? साहित्य किसे कहते हैं? हितेन सह सहितम, जिसमें हित छिपा हुआ हो, जिसमें मानव जीवन का कल्याण हो, कल्याण ही कल्याण हो, कल्याण की भावना निहित हो, संपूर्ण मानव जीवन का दर्शन हो, मानव मूल्यों की बातें हो, हर मनुष्य के प्रति, हर जीवधारी प्राणी के प्रति प्यार हो, प्रेम हो, उसका जिक्र हो, उसका चित्रण हो, उसे साहित्य कहते हैं। साहित्य साहित्य के दो रूप हैं। कौन कौन से? दो प्रकार बड़े पैमाने पर देखें हम तो दृश्य काव्य और श्राव्य काव्य। तो दृश्य काव्य किसे कहते हैं और श्राव्य काव्य किसे कहते हैं? श्राव्य काव्य के अंतर्गत उपन्यास है, कहानी है, कविता है, महाकाव्य आदि आदि श्राव्य काव्य के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा भी और विधाएं हैं, लेकिन मसलन के रूप में मैंने आपको इतना बताया। और दृश्य काव्य के अंतर्गत नाटक और एकांकी, ये दो विधाएं दृश्य काव्य के अंतर्गत आती हैं। जैसे श्राव्य काव्य के अंदर उपन्यास, कहानी आदि, जिसे हम पढ़ सकें, सुन सकें, उसे श्राव्य काव्य कहते हैं। किताब को हाथ में लेकर जब हम पढ़ रहे हैं, पढ़ते पढ़ते चीज़ों को हम पढ़ते जाते हैं, समझते जाते हैं, ऐसी विधाओं को हम श्राव्य काव्य कहते हैं। ये सारी विधाएं जो है श्राव्य काव्य के अंतर्गत आती हैं। इसके अलावा दृश्य काव्य, तो दृश्य काव्य के अंतर्गत नाटक और एकांकी, ये दो विधाएं ऐसी है, वे दो विधाएं मंच पर मंचन होती है, जिसे हम मंच पर मंचन होते देखते हैं, उसे नाटक और एकांकी कहते हैं। तो मंच पर क्या मंचन होता है? नाटक। मंच पर नाटक मंचन होता है, एकांकी मंचन होती है। ये सिर्फ दो विधाएं हैं जिसे हम आँखों से देख सके। दृश्य काव्य, दृश्य यानी जिसे हम आँखों के जरिए, आँखों के द्वारा, आँखों से हम देख सके, तो उस विधा को हम नाटक और एकांकी कहते हैं। नाटक और एकांकी को हम देख सकते हैं, देखते देखते, सुनते सुनते चीज़ों को हम समझते जाते हैं, तो उसे एकांकी कहते हैं। तो दृश्य काव्य और श्राव्य काव्य मैंने संक्षिप्त में बताया कि श्राव्य काव्य के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आती है और दृश्य काव्य के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। तो मित्रों, दृश्य काव्य के अंतर्गत दो चीज़ों में से इस साल हमें एकांकी विधा को पढ़ना है। तो एकांकी का भवन कैसे तैयार होता है, उसका निर्माण कैसे होता है, उसका सर्जन कैसे होता है। कोई भी लेखक को
जब एकांकी का सर्जन करना होता है तो 6 तत्वों की आवश्यकता है। बिना 6 तत्वों के अलावा एकांकी का सर्जन नहीं होता है। तो मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ एकांकी के स्वरूप के बारे में, थोड़ा आपको लगता होगा ये क्या है, सर क्या बताने जा रहा है, लेकिन एकांकी में प्रवेश करने से पहले हमें उसके फॉर्म के बारे में जान लेना जरूरी है, उसके तत्वों के बारे में। तत्व जो है एकांकी को बनाते हैं। तो कोई भी एकांकी का सर्जन करना है, उसका निर्माण करना है, तो कैसे तैयार करें? जो ऐसे एकांकी लिखी नहीं जाती है, तैयार नहीं होती है। उसके लिए चाहिए कथा, चाहिए प्लॉट, चाहिए वस्तु चाहिए। तो वो प्लॉट, वस्तु, कथा कहाँ है? कथा हमारे आसपास है, हमारी आंखों के सामने है, किंतु हमारी आंखों के सामने, हमारे आसपास होते हुए भी हम ना एकांकी को देख सकते हैं, न कहानी को देख सकते हैं, उपन्यास को देखते हैं, ना देख सकते हैं। तो इन चीज़ों को देखने के लिए क्या चाहिए? हमारे पास एक नज़र चाहिए। आंखें तो है किंतु नज़र नहीं है। तो आंखों में क्या चाहिए? नज़र चाहिए। ठीक है, किसी ने कहा है 100 के दीदार अगर है तो नज़र पैदा कर। तो क्या करना होगा? नज़र को पैदा करना होगा। साहित्य हमारी आंखों के सामने है, लेकिन देखते हुए भी हम देख नहीं सकते हैं। उसके लिए क्या चाहिए? नज़र। कैसे? आइए मैं उन कथा बिंदु आपको बता रहा हूँ कि लेखक जो है कैसे प्लॉट को बनाता है, कैसे घटना को या प्रसंग को या समस्या को एकांकी में ढालता है। तो मित्रों, राह चलते 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 हम कहीं और जा रहे हैं। माना कि एक सामान्य आपको एक उदाहरण देता हूँ कि आप घर से निकले कॉलेज में आने के लिए। सिंपल उदाहरण, सामान्य उदाहरण है ताकि आप समझ सकें। आप अपने घर से कॉलेज की ओर निकले हैं, कॉलेज से निकले, डेपो में उतरे, डेपो से आप कॉलेज की ओर 2-3 मित्र आ रहे हैं। पैदल चलते चलते, बातें करते करते आप रास्ते से गुजर रहे हैं। इसी बीच आपके आंखों के सामने ऑटो रिक्शा और कोई स्कूटर वाले टकराता है, और उसी बीच एक लड़का गुजरता है, और ऑटो रिक्शा और स्कूटर का टकराना, उन दोनों को टकराने की वजह से ऑटो रिक्शा का पलट जाना, पलटते ही उस लड़के पर ऑटो रिक्शा का पड़ना, ऑटो रिक्शा का पलट जाने से ही लड़का का दब जाना, उसी दब जाने की वजह से शरीर के कई भागों में चोट पहुंचती है, और सबसे ज़्यादा चोट सर के यानी कि सिर के पिछले हिस्से में पहुंचती है। और कुछ समय लड़कों को ज़्यादा कंपन होती है। ये जब हादसा होता है, उसी हादसे को देखकर अगल बगल के आसपास के राह चलते सारे लोग जमा हो जाते हैं। जमा होते ही सारे मंजर को लड़के देखते हैं, सब लोग देखते हैं। उस मंजर को देखते देखते आसपास के लोग बात करने लगते हैं, ये कैसे हुआ, क्या हुआ, कहाँ से, किसके जरिए हुआ, ये कौन है लड़का,
कहाँ का है, किस गांव का है, ऐसी ऐसी आसपास में चर्चा होती है, बातचीत होती है, संवाद होते हैं। समय के चलते संदेश मिलता है कि वो जो लड़का है पाटन के पास के गांव है, उस गांव का लड़का है, और उस लड़के का नाम का पता चलता है, उसके गांव का नाम पता चलता है, उसके माँ बाप का नाम भी पता चलता है। और रह रह कर बात आती है कि उसके माँ बाप माता पिता का एक ही लड़का है, और उसमें भी विकलांग लड़का है। और जब इस प्रकार की बातें सुनते हैं तो बहुत उसके माँ बाप चिंतित हो जाते हैं कि बहुत वक्त जाने के बाद, काफ़ी समय गुजरने के बाद एक लड़का नसीब हुआ था जीवन में, और बहुत सारे अरमान देखे थे, बहुत सारे सपने देखे थे, और पढ़ाई करते, पढ़ाई लिखाई करते अब हमारे अरमान पूरे करीब थे, लेकिन ये कैसे हुआ, क्यों ऐसा हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो ये सारी जो घटना है आँखों के सामने आती है। देखिए आप, घटना सामान्य है, ऑटो रिक्शा और स्कूटर का टकराना, इसी बीच उस लड़के का मृत्यु हो जाना, अवसान हो जाना, निधन हो जाना। लेकिन सिर्फ निधन हो जाना महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण वो है कि उस माँ बाप का एक ही लड़का था, वे भी समय के चलते बहुत देर से उस माँ बाप को नसीब हुआ था, और नसीब भी हुआ तो ऐसे लड़का नसीब हुआ, विकलांग लड़का। फिर भी जो भी मिला उस चीज़ को स्वीकार किया, बड़े अरमान के साथ लड़के को पढ़ाया लिखाया। लेकिन समय के चलते इस प्रकार के हादसे से उस लड़के की मौत होती है। तो मित्रों, ये घटना जो है हमारे अपने लिए समाचार है, लेकिन उस माँ बाप के लिए समाचार नहीं है, उस माँ बाप के लिए बहुत बड़ा हादसा है। तो ये सारा जो मंजर है, वो जो सारा चित्र है, मेरे जैसे आप जैसे देखने वाले की एक नज़र अलग होती है। जैसे मैंने पहले बताया कि 100 के दीदार अगर है तो नज़र पैदा कर। मैंने आपने किस नज़रिए से देखा, कौन है, किस गांव का है, क्या कोई किस जाति का है, किस धर्म का है, आदि नज़रिए से देखा होगा। लेकिन किसी ने इस नज़रिए से देखा कि वो लड़का कौन है, उस लिए वो क्या हुआ। समय के चलते जब उसे पता चलता है कि फना गांव का फना माँ बाप का एक ही लड़का, उसमें भी विकलांग, तो वो दर्द महसूस करता है। कहते हैं ना, पोएट्री इन द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लोइंग पावरफुल फीलिंग्स, साहित्य या कविता हृदय की मुक्त छलकन है। तो देखने के वालों की नज़र में इस प्रकार के फीलिंग्स उस प्रकार भाव हुए, दिल में चुभ गया। तो ये जो सारी चीज़ें जो देखी, वहाँ से उसे एक वस्तु मिली। वस्तु यानी कि कथा, एक प्लॉट मिला। समझिए, एकांकी का सर्जन कैसे होता है, निर्माण कैसे होते हैं, तो देखने की एक नज़र चाहिए। तो वो जो है एक वस्तु है, एक कथा मिली वहाँ से। तो वहाँ से कथा कैसे डेवलप होती है, कथा कैसे विकसित होती है। कथा विकसित के लिए क्या चाहिए, पात्र चाहिए। तो पात्र कौन है, वो लड़का जिसका निधन हुआ है, जिसका हादसा हुआ है, और उसके कौन है, माँ बाप है। माँ बाप कौन है, नायक और नायिका। उसका जो लड़का जो है, जो मृत्यु हुई है, तो ये उस लड़के का, उस माँ बाप का लड़का है। तो माँ बाप जो है वो नायक और नायिका है, और उसका जो लड़का है।
ये 3 पात्र बनाते हैं सर्जक। क्या बनाते हैं? 3 पात्र बनाते हैं। और 3 पात्रों यानी कि पात्र के रूप में जो चुना, नायक और नायिका कौन बनते? उसके माता पिता। और कौन है ब्रह्म पात्र? उसका लड़का। और कौन जो पात्र है, सहायक पात्र जो है, वो आसपास के पात्र बनते हैं, जो देखने वाले पात्र थे। उस जो घटना हुई, जो हादसा हुआ, जो चर्चा कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे, वार्तालाप कर रहे थे, वे गौण पात्र हैं, सहायक पात्र हैं। कैसे सहायक पात्र? जो कुछ भी हुआ है तो उन तक ये सारी चीजें पहुंचाई। तो चरित्र चित्रण किसका? नायक और नायिका। कौन है नायक नायिका? उसके माता पिता। तो दोनों बातचीत करते हैं और बातचीत करते करते बात आगे बढ़ती है, किंतु उस चरित्र चित्रण को आगे बढ़ाने के लिए 4 प्रकार के गुण विद्यमान हैं। धीरोदात्त, धीरोधत्त, धीर ललित और धीर प्रशांत। कोई भी चरित्र का, मेरा, आपका, किसी और का 4 प्रकार के गुण विद्यमान होते हैं। तो सबसे पहला गुण जो है धीरोदात्त। धीरोदात्त यानी कि सच्चाई, ईमानदारी, नैतिकता, जिसमें अच्छाइयाँ ही अच्छाइयाँ है, बुराइयाँ है ही नहीं, अवगुण है ही नहीं। इस प्रकार के पात्र को धीरोदात्त कहते हैं साहित्यिक भाषा में, साहित्यिक दृष्टि से। तो क्या आपने देखा कभी इस प्रकार के पात्र? शायद नहीं देखे होंगे। तो धीरोदात्त वह इस प्रकार का पात्र है, वो ईश्वर है, भगवान है, जिसमें अच्छाइयाँ है, अवगुण बिल्कुल नहीं है। ईश्वर में, भगवान में कभी भी किसी के प्रति बुराई नहीं है, ना जातिवाद है, ना धर्मवाद है, किसी के खिलाफ नहीं है। भी सबको एक नज़र से देखता है, सभी के जितने भी प्राणी हैं सबको एक ही नज़र से देखता है भगवान। तो इस प्रकार के जब पात्र हम देखते हैं तो ऐसे पात्र को धीरोदात्त कहते हैं। आप में और मुझ में सज्जनता तो है, मॉरलिटी है, नैतिकता भी है, लेकिन ईश्वर जितनी नहीं है, बहुत कम मात्रा में है, 50 या 60% में शायद होगी। गुण और अवगुण से हम सब भरे हुए हैं। तो मित्रों, जो नायक जो नायिका जो है, उसमें कितनी मात्रा में गुण है और कितनी मात्रा में अवगुण है, इन 2 चीज़ों को देखें, आप 2 बिंदुओं को देखें। दूसरा जो गुण है धीरोधत्त। धीरोधत्त यानी कि अच्छा कभी नहीं सोचना, गुण होता ही नहीं है, अवगुण से भरा होता है, अवगुण से लबालब इस प्रकार का पात्र होता है। किसी का बुरा करना, किसी का बुरा सोचना, ईर्ष्या से भरा हुआ होता है, कभी भी किसी का अच्छा नहीं सोचता। तो इस प्रकार के भी पात्र होते हैं और इस प्रकार का गुण भी उसमें विद्यमान है। जहाँ सज्जनता है, ईमानदारी है, उस पात्र में भी धीरोधत्त यानी कि बुराइयां का गुण विद्यमान है। तीसरा जो गुण है धीर प्रशांत। धीर प्रशांत यानी कि एक शांत पात्र होता है, धीर प्रशांत, जिसमें बहुत ही अच्छाइयाँ होती है, किसी के प्रति बुरा भाव नहीं होता है, लेकिन इस प्रकार का पात्र वो सुनता है, किसी को राय नहीं देता
लेता है, सुन लेता है चीज़ों को, अच्छाई में अच्छाइयाँ और बुराई में बुराइयाँ। इस प्रकार के भी पात्र होते हैं, हाँ में हाँ और ना में ना। चौथा जो रूप है, चौथा जो प्रकार है, धीर ललित, यानी कि स्वमान, स्वाभिमान। हर किसी को अपना एक स्वमान होता है, स्वाभिमान होता है। अगर स्वमान नहीं है, स्वाभिमान नहीं है, तो मनुष्य कहने के योग्य नहीं है। हर किसी को अपना स्वमान होना चाहिए। आपकी कोई गलती नहीं है, आपने ना किसी को बुरा किया है, फिर भी कोई आप पर आरोप लगाता है या कोई छेड़खानी करता है, फिर भी आप कोई आवाज़ ना उठाए, तो ये आप में सम्मान नहीं है, स्वाभिमान नहीं है। इस प्रकार के भी पात्र होते हैं, चुपचाप खामोश रहते हैं। तो बोलना चाहिए समय के आने पर। तो धीरोदात, धीरोधत्त, धीर प्रशांत और धीर ललित। एक पात्र में क्या होता है? चरित्र। तो चरित्र 4 प्रकार के होते हैं, धीरोदात, धीरोधत्त, धीर प्रशांत और धीर ललित। अब 2 जो प्रमुख पात्र है वे खामोश नहीं रहते हैं, वे दोनों पात्र बातचीत करते हैं, विचारों का विनिमय करते हैं एक दूसरे आमने सामने किसी और पात्र के साथ। उसे हम संवाद कहते हैं, कथोपकथन, डायलॉग। उसे हम विचारों का विनिमय कहते हैं, विचारों का आदान प्रदान करते हैं। जैसे मैं और आप अभी विचारों का आदान प्रदान कर रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, मैं प्रश्न करता हूँ, आप उत्तर भी देते हैं। मैं और आप दोनों के बीच क्या होता है, क्या हो रहा है? संवाद, संवाद, डायलॉग, उसे संवाद कहते हैं। तो संवाद के भी 2 प्रकार है, श्राव्य संवाद और अश्राव्य संवाद। श्राव्य संवाद यानी कि मैं बोलता हूँ, नायक नायिका पर आरोप करते हैं, प्रश्न करते हैं और सामने से प्रतिकार होता है। उसके दोनों के बीच जो कुछ हुआ है, इन दोनों के बीच जो डायलॉग हुआ, जो बातचीत हुई, उसे संवाद कहते हैं। जैसे मैंने बोला, यानी कि नायक जो बोलते हैं, नायिका ने सुना, नायिका ने सुनकर सामने से उत्तर दिया, उसे श्राव्य संवाद कहते हैं। यानी कि चीज़ों को सुना और सुनी हुई चीज़ों को सामने व्यक्त की, प्रस्तुत की। और दूसरा जो प्रकार है अश्राव्य संवाद। अश्राव्य संवाद बोलते नहीं है, चुप रहते हैं। ये देह भाषा के जरिए, बॉडी लैंग्वेज के जरिए बात करते हैं। जैसे मैं अभी आपके सामने बात कर रहा हूँ, बात करते करते मेरे शरीर के हिस्से, अंग उपांग भी ऊपर नीचे आगे पीछे होता है। तो भाषा शब्दों के जरिए मेरे शरीर के हिस्से, जो अंग उपांग जो है, वे भी आपके साथ बात कर रहे हैं, आपके साथ वे भी बात कर रहे हैं शब्दों के साथ। किंतु अश्राव्य संवाद यानी कि दोनों जो बातचीत कर रहे हैं, तीसरा पात्र जो सारा जो मंजर है, उस घटना को, उस प्रसंग को, उस तस्वीर को देख रहा है। देखते देखते एक अनुमान करता है, इन दोनों के बीच क्या घटा है, क्या बन रहा है। देखा देखते हुए, सुना नहीं देखते हुए, और जो चीज़ों को देखते नहीं सिर्फ सुनते हैं, उसे अश्राव्य संवाद कहते हैं। तो बातचीत करते 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 जैसे जैसे नायक और नायिका और प्रमुख पात्र है, सहायक पात्र है, गौण पात्र जो है, ये सारे पात्र मिलजुल कर आगे बढ़े। प्रसंगानुसार जब बात करते हैं तो एकांकी भी धीरे धीरे आगे बढ़ती है। तो संवाद एकांकी को बनाती है।
जैसे जैसे संवाद होता है वैसे वैसे एकांकी आगे बढ़ती जाती है। और एकांकी में संघर्ष बहुत अहम तत्व है। बिना संघर्ष एकांकी आगे नहीं बढ़ पाती है। तो ये रहे एकांकी के तत्व, कथा वस्तु, पात्र योजना और संवाद। अब जो तीसरा जो तत्व है संवाद के पश्चात देश काल एवं वातावरण। तो मित्रों, देश काल एवं वातावरण किसे कहें? देश यानी कि स्थल, जगह, विस्तार, एरिया या कोई भूभाग को कहते हैं। काल यानी कि समय और वातावरण यानी कि परिवेश। तो पूरे शब्द की अर्थ विभावना इस तरह होती है कि देश काल यानी कि स्थल और यानी काल यानी कि समय। दीपदान जो एकांकी है या कोई भी एकांकी है, यह एकांकी कब लिखी गई? क्या 1950 में लिखी गई, 1965 में लिखी गई, और किस विषय वस्तु को लेकर एकांकी लिखी गई है? क्या उत्तर प्रदेश के कोई विस्तार को या कोई भूभाग को केंद्र में बनाया? और एकांकी कब लिखी गई? उत्तर प्रदेश के कोई भूभाग, कोई विस्तार को, कोई अच्छी या कोई बड़ी जगह पर जो भारतवर्ष में बहुत प्रख्यात है, सुविख्यात है, ऐसी जगह को केंद्र में रखकर भी एकांकी बनाई है। तो कौन सी ऐसी जगह है, उसे जगह कहते हैं। और कब ये एकांकी लिखी गई? जब लिखी गई तब कौन सा समय था? क्योंकि युगीन परिस्थितियों उसमें उसका जिक्र होता है। वातावरण के परिवेश, उस समय कैसा माहौल था, देश का, समाज का, परिवार का, यानी कि वस्तु के मुताबिक ये सारी चीज़ें बनती है। जो देश काल एवं वातावरण की मैंने बातें बताई, बहुत संक्षेप में मैंने बातें बताई है। हालांकि ये विस्तार से भी बताया जा सकता है, लेकिन आपका जो स्तर है अभी सेमेस्टर 6, तो सेमेस्टर 6 के मुताबिक ठीक है। क्योंकि जब आप एकांकी को समझेंगे तो समझने के लिए आपको आंखें चाहिए। तो मैं आंख दे रहा हूँ आपको। ये 6 जो तत्व है, उन 6 तत्वों को हम कैसे समझें? जब भी आप समीक्षा करेंगे, मूल्यांकन करेंगे, तो 6 तत्वों के आधार पर करेंगे। तो मैं आपको आंख दे रहा हूँ और आपको किस नजरिए से देखना है वो आपको देखना है। वो आपकी नज़र एकांकी की ओर जानी चाहिए और एकांकी में वस्तु की ओर जानी चाहिए। और उस वस्तु को कैसे नायक और नायिका वहन करवाते हैं, किन किन प्रकार के संवाद करते हैं, कैसे कैसे आप चीज़ों को समझते जाइए। तो मित्रों, अब जो दूसरा जो तत्व है इसके अलावा वे संकलन त्रय। एकांकी में संकलन त्रय बहुत अहम तत्व है। संकलन त्रय, तो संकलन त्रय की भी मैं अर्थ विभावना आपके सामने रखता हूँ। संकलन त्रय, संकलन यानी कि चीज़ों को इकट्ठा करना, जमा करना, उसे संकलन कहते हैं। मसलन 8, 9, 10 लेखक हैं। उन लेखकों की प्रमुख एकांकियों को मैं पसंद करता हूँ। और उन प्रमुख एकांकी यानी कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा, उपेंद्र नाथ अश्क, उदय शंकर भट्ट, ऐसे एकांकीकारों में से एक एकांकी चुनकर चयन कर मैं 12 एकांकी चयन करता हूँ। तो ये क्या हुआ? एकांकी मेरी तो है नहीं, लेकिन हुआ क्या, एक लेखक की एकांकी को मैंने चयन किया, पसंद किया, और फिर जाके चयन करके एक पुस्तक बनाता हूँ।
तो एक एक एकांकी का लेना, वो क्या किया मैंने, संकलन किया, चीज़ों को इकट्ठा किया, जमा किया। क्या जमा किया? एक एक लेकर के एक एक एकांकी। उसी तरह जो भी आप कोई भी चीज़ों को जब इधर उधर से कोई भी चीज़ लाते हैं, एक जगह पर आप जमा करते, इकट्ठा करते हैं, उसे संकलन कहते हैं। संकलन करो भाई, कोई भी चीज़ों को, बिना संकलन कुछ भी नहीं होता है। मान लीजिए कोई यहाँ कोई साहित्य कार्यक्रम करना है तो अकेला आदमी नहीं कर सकता, अकेला चना भाड़ नहीं हो सकता, इसमें 5-6 लोग चाहिए। तो क्या हुआ? एक संकलन हुआ। क्यों हुआ? कि हमें वस्तु का निर्माण करने के लिए। और त्रय यानी कि 3, त्रय यानी कि 3, संकलन त्रय। अब संकलन त्रय के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आती हैं? स्थान, समय और एकता। स्थान, समय और एकता, संकलन त्रय के अंतर्गत। तो एकांकी को प्रस्तुत करने के लिए 3 चीज़ों की आवश्यकता रहती है। कौन कौन सी 3 चीज़ें? स्थान, समय और एकता। माना कि हम मंच पर एकांकी मंचन करना चाहते हैं तो कितनी चीज़ों की आवश्यकता रहती है? स्थान और समय और एकता की। तो स्थान क्या है भाई? एकांकी को मंचन करना चाहते हैं लेकिन जगह मुझे चाहिए। स्थान, एकांकी को कहाँ प्रस्तुत किया जाए, एकांकी को कहाँ पर मंचन किया जाए, उसकी जगह चाहिए। वो ऐसी जगह हो कि जहाँ पर एकांकी प्रस्तुत की जा सके और लोग उसके सामने बैठ सके।